Welcome in today's session. In previous session, we learned about the chemistry of free radicals, their generation, stability, and the types of reactions shown by the free radical. In today's session, we will learn about the कार्बीन्स. तो आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे कि कार्बीन्स क्या होते हैं, ये कैसे जनरेट होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी कैसी होती है और ये अलग अलग रिएक्शन कंडीशन के दौरान किस तरह से रिएक्ट करते हैं. सो लेट अस स्टार्ट. कार्बीन्स आर बेसिकली न्यूट्रल कार्बन इंटरमीडिएट्स विद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन. तो यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझिए कि कार्बीन्स जनरेट कैसे होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो कार्बोकैटायन भी है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बीन भी है. तो दोनों में क्या अंतर हुआ? कार्बोकैटायन एक ही इलेक्ट्रॉन कम है, लेकिन कार्बीन में 2 इलेक्ट्रॉन कम है. सो इट इज डाइवैलेंट स्पीशीज. हाउ? यू विल सी दैट इफ suppose the valency of carbon is 4, it is tetrahedral, so it is joined with the 4 different atom. अगर 4 अलग अलग ग्रुप से जुड़ा हुआ है x, y, z and suppose the proton, ठीक, और हाइड्रोजन, तो अगर z मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, ओके, अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है तो क्या होगा? ये कार्बोकैटायन को जन्म देगा. इट विल जनरेट अ कार्बोकैटायन. सो इन दिस कार्बोकैटायन दिस कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है. अब अगर कोई बेस स्ट्रॉन्ग बेस हो और वो इस प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट कर ले, निकाल ले यहां से, तो हमारे पास क्या स्पीशीज बचेगी? ये और ये दोनों शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, क्योंकि ये तो न्यूक्लियोफाइल है, सिर्फ प्रोटॉन को लेगा. शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन तो यहीं रह जाएंगे. जब यहीं रह जाएंगे तो इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बचेंगे, नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर, और ये 2 ग्रुप इसके साथ जुड़े. तो एक तो इसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन की कमी भी है. सो इसका बिहेवियर अलग होगा. इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएक्टिव इंटरमीडिएट विद नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 2, 4, 2, 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए, तब भी 2 की कमी रही. तो इसलिए ये हाईली अनस्टेबल होता है. सो कार्बीन्स आर हाईली अनस्टेबल. अब देखिए कि कार्बीन कैसे कैसे जनरेट हो सकती है रिएक्शन में. ये कार्बन का स्ट्रक्चर हो गया. अब स्ट्रक्चर समझ लीजिए. ठीक, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सिमिलर टू द कार्बोकैटायन. ठीक, कार्बोकैटायन की तरह इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है. sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ प्लेनर स्ट्रक्चर. तो प्लेनर स्ट्रक्चर मीन्स 1, 2, 3. अब एक ये sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है. ठीक, अब एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है कार्बन की, अनहाइब्रिडाइज्ड, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ली है, तो वो प्योर p ऑर्बिटल है. ठीक है, ये हाइब्रिडाइज नहीं है. तो एक p ऑर्बिटल इसके साथ है. इतनी बात समझ में आई?
अब हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक और दो, तो दो इलेक्ट्रॉन, two electron can arrange in two ways, whether parallel spin, whether anti-parallel spin. Now you already know कि अगर you already know that if there is parallel spin, then they must be in different orbital. एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ नहीं रह सकते, ठीक है। ये हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है। तो अगर दोनों सेम स्पिन के हैं तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा और एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा, ठीक। तो इस तरह की जो कार्बीन है, objective of this session is to make you understand very clearly between singlet and triplet carbene. तो यहां पर क्या है कि अगर इसकी स्पिन प्लस हाफ है और दूसरे की स्पिन प्लस हाफ है तो दोनों क्या हो जाएगा 1, तो मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी 2s + 1 = 3। अब मल्टीप्लिसिटी अगर 3 हो जाएगी तो दिस कार्बीन इज नोन एज ट्रिपलेट कार्बीन। ध्यान रखना, ये कार्बीन कैसी होगी, ट्रिपलेट कार्बीन होगी। अब ट्रिपलेट कार्बीन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको समझ लीजिए। एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि विच कार्बीन इज मोर स्टेबल। अच्छा, पहले सिंगलेट जान लीजिए, तब हम कंपेरिजन करवाते हैं, ठीक। एक तो ये हो गया कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा कि अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इसमें आएगा देन दे मस्ट हैव एंटी पैरेलल स्पिन, सो वन विल बी प्लस हाफ and one will be minus half, so s will be 0, 2s + 1 = 1, so this carbene will known as singlet carbene, ठीक। तो कार्बीन दो तरह की हो गई, सिंगलेट कार्बीन और ट्रिपलेट कार्बीन। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है, देखिए यहां पे ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, यहां भी फ्री है, यहां भी फ्री है। तो जब इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, दे आर फ्री टू क्रिएट डिस्टॉर्शन। चाहे हम बॉन्ड एंगल में डिफरेंस जब देखते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, मीथेन, अमोनिया एंड वाटर, बॉन्ड एंगल बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर ज्यादा डिस्टॉर्शन करते हैं। इधर नॉन बॉन्डिंग जो भी इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे सिस्टम में। तो इसमें भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें तो दोनों इलेक्ट्रॉन नजदीक नजदीक हैं एक ही ऑर्बिटल में, तो नजदीक होने के कारण इनमें रिपल्शन ज्यादा होता है। ड्यू टू मोर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, दिस कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन इज लेस स्टेबल एंड दिस इज मोर स्टेबल। ये जनरल केस है, दिस इज द जनरल केस दैट सिंगलेट कार्बीन इज लेस स्टेबल, ट्रिपलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल। दूसरा क्या चीज है, ध्यान दीजिए, ये बॉन्ड एंगल। ट्रिपलेट कार्बीन में ये बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है और सिंगलेट कार्बीन में ये बॉन्ड एंगल कम होता है, ठीक है। तो जब ट्रिपलेट कार्बीन हमारी है, अच्छा एक चीज इसमें और देख लीजिए, ध्यान देने वाली बात है कि जब फ्री रेडिकल पढ़ाया था, व्हेन in the previous lecture when I was explaining the free radical,
I explained that the detection of free radical is done by EPR, electron paramagnetic resonance, or ESR, electron spin resonance. क्यों? क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसलिए वो मैग्नेटिक मोमेंट देता था। हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए वो पैरामैग्नेटिक भी था। तो यहां भी इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ध्यान रखना है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि विच कार्बीन इज पैरामैग्नेटिक, विच इज डायमैग्नेटिक, तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगी। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगी। एक तो ये बात हो गई डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, इसका मैग्नेटिक मोमेंट कम होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो पेयर हो गया। इस वजह से जब हम ESR या EPR टेक्निक से डिटेक्ट करते हैं, ट्रिपलेट कार्बन तो डिटेक्ट होगी, लेकिन सिंगलेट कार्बन डिटेक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ये एक और प्रॉपर्टी है कि ट्रिपलेट कार्बन कैन बी डिटेक्टेड बाय EPR और सिंगलेट कार्बन कैन नॉट। क्यों? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब जो बॉन्ड एंगल सिंगलेट में है, ट्रिपलेट में है, वो हमेशा ज्यादा होगा। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 130 डिग्री से 150 डिग्री के बीच में होता है, और जबकि ये 100 डिग्री से 110 डिग्री के बीच में होता है। ये कंपैरिजन है दोनों में, ये जो समझना है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, इन्हीं दोनों के कंपैरिजन में पूछा जाएगा। कौन सा मोर रिएक्टिव है? अब जो लेस स्टेबल होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, सिंगलेट वाला मोर रिएक्टिव होगा। ट्रिपलेट कार्बन जो है मोर स्टेबल है, लेस रिएक्टिव होगा। एक चीज इसमें और आपको समझनी है स्टेबिलिटी में, वो क्या है, इसको ध्यान से समझिए कि अगर हमारे पास सिंगलेट कार्बन है, ठीक है, सिंगलेट कार्बन, सिंगलेट कार्बन में देखिए जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहते हैं। परपेंडिकुलर जो ऑर्बिटल है ये खाली रहती है, इसमें नहीं रहते हैं। ठीक, ये ध्यान देने वाली बात। तो अब ये परपेंडिकुलर ऑर्बिटल तो खाली है, तो अब ये x और y अगर हेलोजन है तो ये क्या होगा? डाई हेलो कार्बीन। डाई हेलो, हेलोजन क्या होते हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सब हेलोजन है। तो अगर ये हेलोजन है तो उस केस में इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज होगी? ध्यान से देखिए। मान लीजिए ये XX है और ये ऑर्बिटल है खाली, ठीक। अब जो हेलोजन है उसके पास भी p ऑर्बिटल है, चाहे फ्लोरीन लीजिए, क्लोरीन लीजिए, चाहे ब्रोमीन लीजिए, इसके पास भी p ऑर्बिटल है। और p ऑर्बिटल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तीनों में, तो इधर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो और इसके पास है खाली। ये लेटरल ओवरलैप करता है इसके साथ, क्योंकि यहां खाली है, यहां इलेक्ट्रॉन है। तो इस लेटरल ओवरलैप की वजह से डाई हेलो कार्बीन में सिंगलेट कार्बीन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। सिंगलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल, ठीक। सिंगलेट कार्बीन इज मोर स्टेबल देन ट्रिपलेट बिकॉज ऑफ लेटरल ओवरलैप। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, जो
हैलोजन है, इसके साथ लेटरल ओवरलैप हो, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अब सवाल पूछा जाता है कि लेटरल ओवरलैप किसका ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का, क्लोरीन का कि ब्रोमीन का? तो सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का लेटरल ओवरलैप ज़्यादा होता है। उसका कारण ये बताया जाता है क्योंकि ये कार्बन के साथ मैच करता है, एक ही पीरियड का है। तो CF2 कार्बीन हो गया, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा CF2, CCl2 और CBr2, इसमें कौन सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ? तो CF2 सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ, फिर CCl2 हुआ, फिर CBr2 हुआ। ठीक है, तो ये था कि कार्बीन की टाइप्स और स्टेबिलिटी किस तरह से कवर होती है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कार्बीन जनरेट कैसे होती हैं और किस तरह की रिएक्शन इनके द्वारा दिखाई जाती है। थैंक यू वेरी मच।